तो अपन लोगों ने मास्टर प्रॉब्लम 8 कर ली और मास्टर प्रॉब्लम 8 के अंदर हम लोगों ने सेलेक्टिंग सम एट अ टाइम का मैंने समझा दिया। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले मास्टर प्रॉब्लम 9, 10, 11 और 12 चार ही बच्ची हैं, 12 ही मैंने बताया था मास्टर प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर ज्यादा नहीं होती। तो बच्ची भी चारों मास्टर प्रॉब्लम लेने के पहले मास्टर प्रॉब्लम 8 की बात मैं एक बार और आपके दिमाग में बिठाना चाहूंगा। अगर कुछ चीजें गिवन हो जिसमें कुछ एक जैसी एक तरह की, कुछ एक जैसी एक तरह की, कुछ एक जैसी एक तरह की, जैसा अपन ने शब्द लिया इंडिपेंडेंस, तो कुछ आई हैं, कुछ एन है, कुछ पी हैं, इस प्रकार से, और उसमें कुछ का सिलेक्शन करना हो, यानी सिलेक्शन ऑफ सम थिंग्स आउट ऑफ अलाइक थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ सम थिंग्स आउट ऑफ अलाइक थिंग्स, तो हमको केस बनाना पड़ेगा। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अगर काफी सारी चीजें गिवन हैं और उसमें कुछ चीजें अलाइक हो रही हैं और हमको सम का सिलेक्शन करना है, उनमें से कुछ का सिलेक्शन करना है, तो आपको केस बनाना ही पड़ेगा। केस बनेंगे, हर केस के अंदर सिलेक्शन होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो हर सिलेक्शन को अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। अब मैं आ रहा हूं मास्टर प्रॉब्लम 9 पर। सेट थ्योरी पर बेस्ड एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है, बिल्कुल विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है और बिल्कुल विशेष प्रकार का सॉल्यूशन है। मास्टर प्रॉब्लम 9 खास प्रकार की प्रॉब्लम, खास प्रकार का सॉल्यूशन। यानी ये बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहां समझाऊंगा। पी सेट थ्योरी, पी नहीं, सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स, जरा सा ये बोर्ड पर देखें। सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत दूर तक चले आए हैं पीएनसी में। सेट थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर एक खास किस्म का क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ऐसा क्या पढ़ ले सवाल में कि हमको समझ में आ जाए कि हमको सेट थ्योरी लगानी है। आइए क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं, जरा सा भी डाउट आए बीच में ही टोक कर पूछ लेना, थोड़ा अजीब सा है ये। अब सुनो ध्यान से, तो हेडिंग हो गई। आइए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed using all the letters of word Honolulu so that no two alike letters occur together। कोई भी दो अलाइक लेटर साथ में ना आए। ध्यान से सुनना है, अब जो मैं कह रहा हूं सुनिए। जरा होनोलुलु को जमाते हैं, HONOLULU, होनोलुलु। हमसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं होनोलुलु के सारे लेटर को लेकर, ताकि कोई भी दो अलाइक लेटर साथ में ना आए। यानी ओ साथ में नहीं आने चाहिए, ओ सेपरेटेड होने चाहिए, LL साथ में नहीं आने चाहिए, LL सेपरेटेड होने चाहिए, UU साथ में नहीं आने चाहिए, UU सेपरेटेड होने चाहिए। O और L साथ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। L और U साथ में आ सकते हैं, U और O साथ में आ सकते हैं, बस O या अलाइक वाले साथ में नहीं आने चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो होनोलुलु खुद एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी दो अलाइक लेटर साथ में नहीं आए। ना ओ साथ में है, ना LL साथ में है, ना UU साथ में है। सवाल बोला जा रहा है ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ताकि कोई भी दो अलाइक लेटर साथ में ना आए, कोई भी दो अलाइक लेटर साथ में ना आए। ओ साथ में नहीं आने चाहिए, LL साथ में नहीं आने चाहिए, UU साथ में नहीं आने चाहिए। OL साथ में आ सकते हैं, LU साथ में आ सकते हैं, UO साथ में आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलाइक वाले साथ में नहीं आने चाहिए। अब यहां पर वैसे कुछ चीजों को अगर अलग करना, अब जो मैं बोलूंगा एक एक शब्द सुनिए। जब हमको कुछ चीजों को अलग करना होता है तो हम गैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। ओ अपने आप में अलग होना चाहिए, LL अपने आप में अलग होना चाहिए, UU अपने आप में अलग होना चाहिए। ओ एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है जो अलग होनी चाहिए, LL दूसरा ग्रुप ऑफ थिंग्स है जो अलग होनी चाहिए, UU तीसरा ग्रुप ऑफ थिंग्स है जो अलग होनी चाहिए।
जब भी कभी एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे अभी तक हमने जितने भी गैप मेथड के क्वेश्चन किए हैं, अभी तक हमने जितने भी गैप मेथड के क्वेश्चन किए हैं, उनमें एक ग्रुप ऑफ थिंग्स था जिसको अलग करना था। ऐसा यूं नहीं, ऐसा अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स अपने आप में अलग अलग और ये ग्रुप ऑफ थिंग्स अपने आप में अलग अलग, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में सेम साथ में आ सकती हैं। जैसे ओ अपने आप में अलग आए, एल अपने आप में अलग आए, लेकिन ओ और एल साथ में आ सकता है। जब भी कभी ये खास डेडली कॉम्बिनेशन बने कि एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ थिंग्स को अलग करना हो, लेकिन ये ग्रुप की चीजें एक दूसरे के साथ में आ पाए, इसकी चीजें ओ साथ में नहीं आए, एल साथ में नहीं आए, लेकिन ओ एल साथ में आ पाए, तब हम यूज करेंगे सेट थ्योरी। दिमाग में बात को बिठाइए, जब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ चीजों को अलग करना हो, ओ अलग, एल अलग, यू अलग, तब हम यूज करेंगे सेट थ्योरी। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठाइए। Whenever we have to separate more than one group of things, एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ थिंग को सेपरेट करना हो, then we use set theory। ये ध्यान रखें, अगर केवल एक ही ग्रुप ऑफ थिंग को सेपरेट करना हो तो कोई टेंशन नहीं है, गैप मेथड लगा लीजिए, उत्तर पा लीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये अपने आप में अलग, ये अपने आप में अलग, ये अपने आप में अलग, गैप मेथड काम नहीं करेगा, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में लगानी ही पड़ेगी सेट थ्योरी। ये मैंने आपको बताया कि सेट थ्योरी कब लगानी पड़ती है। तो सेट थ्योरी तब लगानी पड़ेगी जब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ थिंग्स को अलग करना हो। ओके, तो सवाल पढ़ के हम ये तो समझ जाएंगे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल पीएनसी काम नहीं करेगी। सवाल पढ़ के हम ये समझ जाएंगे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको लगानी पड़ेगी सेट थ्योरी। ओके, ये तो हम समझ गए भैया। अब सवाल उठता है, गुरुजी चलिए क्वेश्चन पढ़ के तो समझ गया कि सेट थ्योरी लगानी है, अब ये बताइए सेट थ्योरी लगाएंगे कैसे। सेट थ्योरी जब भी लगेगी ना, रिवर्स कैलकुलेशन में लगेगी। ये दिमाग में बिठा लो कि नॉर्मल कैलकुलेशन से हो रहा होता तो सेट थ्योरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेट थ्योरी हम लगाएंगे रिवर्स कैलकुलेशन में, सेट थ्योरी लगेगी रिवर्स कैलकुलेशन में, सेट थ्योरी लगेगी रिवर्स कैलकुलेशन में। मेरी बात को ध्यान देना, सेट थ्योरी लगेगी रिवर्स कैलकुलेशन में, रिवर्स। अब सवाल उठता है, गुरुजी रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ओ को सेपरेट करना है, हम वो वर्ड काउंट करेंगे जिसमें ओ साथ में हो। इस बात को दिमाग में बिठाओ, अगर नॉर्मल तरीके से हो रहा होता तो हम गाड़ी सेट थ्योरी तक पहुंचाते ही नहीं। अगर सेट थ्योरी तक गाड़ी पहुंच रही है तो सारा काम होगा रिवर्स कैलकुलेशन से। ओके, अब मैं चाहूंगा सब लोग बोर्ड की ओर ध्यान दें, जरा सा भी डाउट है पूछें। कंसीडर कीजिए होनोलुलु से टोटल बनने वाले शब्द। होनोलुलु से टोटल कितने शब्द बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं जिनमें 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। तो टोटल शब्द बनेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आ गए टोटल शब्द, इससे ज्यादा शब्द बन ही नहीं सकते। अब इनमें से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें ओ साथ में होंगे, ओ टुगेदर। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें एल साथ में होंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें यू साथ में होंगे। आइए कैलकुलेशन करें, उन सारे शब्दों का कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारा आंसर क्या है मैं बताता हूं। हमारा आंसर ये बाहर वाला रीजन है, क्योंकि जो बाहर जो वर्ड बचे हैं इनमें ना ओ साथ में है, ना यू साथ में है, ना एल साथ में है। क्योंकि अगर ओ साथ में होते तो इस सर्किल के अंदर कहीं होते, यू साथ में होते तो इस सर्किल के अंदर कहीं होते, और एल साथ में होते तो इस सर्किल के अंदर कहीं होते। तो आइए अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। हमारा जो आंसर निकल के आएगा, हमारा आंसर होगा टोटल माइनस दिस एरिया। टोटल में से ये एरिया घटाएं। आइए इस घटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जैसे ही मैं ओ टुगेदर को घटाऊंगा तो ये चारों एरिया एक एक बार घट जाएंगे। फिर इसमें जोड़ रहा हूं, ध्यान देखते हैं, माइनस साइन बाहर है। एल टुगेदर, अगर एल टुगेदर को जब आप करोगे तो ये एरिया एक एक बार गलत 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 गलत,
ये एरिया एक एक बार घटेगा, लेकिन ये एरिया दो दो बार घट जाएंगे। जब आप इसके अंदर यू टुगेदर को भी जोड़ेंगे तो ये एक बार, ये दो बार, ये दो बार और ये तीन बार, लेकिन हमको हर एरिया एक ही एक बार घटाना है, तो इसमें से हम घटा देंगे ओ टुगेदर एंड एल टुगेदर। ऐसे शब्द जिसमें ओ भी साथ में है, एल भी साथ में है, तो ओ साथ में, एल साथ में, ये शब्द एक एक बार घट जाएंगे। तो 2 और 3 की जगह आपके पास 1 और 2 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए माइनस वो शब्द घटा दीजिए जो एल टुगेदर एंड यू टुगेदर है, तो ये वाला एरिया घट जाएगा, एल टुगेदर यू टुगेदर, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी एक एक बार घट जाएगा, तो यहां पर ये 1 1 बचेगा। फिर यहां पर भी 2 आ रहा है, तो वो शब्द भी हम घटा देंगे जब यू टुगेदर एंड ओ टुगेदर, तो ये वाला एरिया एक बार घट जाएगा, ये वाला एरिया एक बार घट जाएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। आराम से एरिया की तरह सोचें, लेकिन ये एरिया भी एक बार चाहिए, तो प्लस कर देंगे यू टुगेदर एंड ओ टुगेदर एंड एल टुगेदर, और जैसे ही हम तीनों को प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये आइए इनकी कैलकुलेशन करें। ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें ओ साथ में होंगे? ओ की गठरी बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एल साथ में होंगे? तो ओ की गठरी खोल दीजिए, अब आप एल की गठरी बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सेम ही आएंगे, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इतने ही शब्द होंगे जिनमें यू टुगेदर होंगे। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एल टुगेदर एंड एल ओ टुगेदर एल टुगेदर? तो ओ की भी गठरी, एल की भी गठरी, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। गठरियां खुलेंगी लेकिन एक ही तरीके से जमेंगी। इतने ही शब्द होंगे जिनमें ओ टुगेदर एंड यू टुगेदर होंगे, और यही इतने ही शब्द होंगे जिसमें यू टुगेदर एंड एल टुगेदर जमेंगे। आइए आखिरी निकालें, ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें ओ भी टुगेदर एंड एल भी टुगेदर एंड यू भी टुगेदर? टुगेदर में इनकी गठरी बना दीजिए, गलत हो गया, इनकी गठरी बना दीजिए, 1 2 3 4 5, इनको जमाने के तरीके 5 है। अब आप सारी वैल्यू फिट कर दीजिए, ओ टुगेदर, एल टुगेदर, यू टुगेदर, और घटा देंगे तो वो सारे शब्द आपने घटा दिए जिनमें कोई ना कोई पेयर साथ में था, तो केवल वही बच गए जिसमें ना ओ साथ में, ना यू साथ में, और ना ही एल साथ में। कॉपी करिए। हो गई सेट थ्योरी पर बेस्ड एक बहुत विशेष प्रॉब्लम, एक बहुत खास प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है सेट थ्योरी के ऊपर। ओके, आइए आगे बढ़ेंगे, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे। आइए दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहीं पर बता देता हूं। एक कंसेप्ट है डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट का मतलब है गलत अरेंजमेंट, रॉन्ग अरेंजमेंट। मैं समझाता हूं डी अरेंजमेंट का यूज कब आता है। मान लीजिए, सुनो ध्यान से, एन जगहें हैं। कितनी जगह हैं? एन जगह हैं। यूं समझो कि ऐसे एन जगह हैं, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, एन जगहें हैं, और एन बॉलें हैं या एन चीजें हैं। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, ये एनवीं चीज। अब पहली चीज की सही जगह 1 है, दूसरी चीज की सही जगह 2 है, तीसरी चीज की सही जगह 3 है, एनवीं चीज की सही जगह एन है। ध्यान से सुनिएगा, एन जगहें हैं और एन चीजें हैं, और हर चीज की अपनी एक फिक्स सही जगह है। तो इनको जमाने के कितने तरीके होंगे? जमाने का एक ही तरीका होगा। हर चीज अपनी सही जगह में जमा दीजिए, हर चीज अपनी सही जगह में रख दीजिए। 1 को 1 में उसकी सही जगह है, 2 को 2 में उसकी सही जगह है, 3 को 3 में उसकी सही जगह है, n को n में उसकी सही जगह है।
लेकिन मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कितने प्रकार से इन n चीजों को जमाया जा सकता है ताकि कोई भी चीज अपनी सही जगह ना जाए। 1 1 में ना जाए, बाकी कहीं भी जाए। 2 2 में ना जाए, बाकी कहीं भी जाए। 3 3 में ना जाए, बाकी कहीं भी जाए। 4 4 में ना जाए, बाकी कहीं भी जाए। आइए बात करते हैं। डी अरेंजमेंट का मतलब होता है गिवन n थिंग्स एंड n प्लेसेस। n चीजें गिवन है और n प्लेसेस गिवन है। गिवन n थिंग्स एंड n प्लेसेस एंड ईच थिंग हैविंग अ राइट प्लेस, और हर एक चीज का एक राइट प्लेस है। देन नंबर ऑफ वेज so that none goes into its right place, कोई भी अपनी सही जगह ना जाए, is called dearrangement of n things, denoted as dn। इसको dn से डिनोट करते हैं। यह कहलाता है डी अरेंजमेंट, यह कहलाता है गलत अरेंजमेंट। n चीजें हैं, n जगहें हैं, हर चीज की अपनी एक फिक्स जगह है, लेकिन कितने प्रकार से मैं इनको अरेंज करूं कि एक भी चीज अपनी सही जगह ना जाए। कितने प्रकार से इनको अरेंज करें ताकि एक भी चीज अपनी सही जगह ना जाए, वो कहलाता है n चीजों का डी अरेंजमेंट। अब इसका फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस के बाहर है, जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला काम का है। n चीजों को डी अरेंज करने का, n चीजों को गलत तरीके से अरेंज करने का, n चीजों को ऐसे अरेंज करने का ताकि कोई भी चीज अपनी सही जगह ना जाए, होगा n फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 1/n फैक्टोरियल तक। आइए एक छोटे से सवाल से मैं इसको समझाऊंगा आपको। मान लीजिए आपसे बोला जाए देयर आर 5 लेटर्स एंड 5 एनवलप्स एंड ईच लेटर हैज अ राइट एनवलप। 5 लेटर हैं, 5 एनवलप हैं और हर लेटर का एक राइट एनवलप है। वह चिट्ठी लिखी हुई है। देयर आर 5 लेटर एंड 5 एनवलप एंड ईच लेटर हैज अ राइट एनवलप। देन इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स कैन बी arranged in envelopes so that number 1 none goes in right envelope, एक भी राइट एनवलप में ना जाए। नंबर 2 exactly 1 goes in right envelope। Number 3 exactly 2 goes in right envelope। Number 4 exactly 3 goes in right envelope। आइए छोटा सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट को बढ़िया तरीके समझा देगा। आइए समझें। 5 लेटर है, 5 एनवलप है। 5 लेटर है, 5 एनवलप है। हर लेटर का अपना सही एनवलप है। भाई हर लेटर को एक पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजा गया है, हर लेटर का अपना सही एनवलप है। कितने प्रकार से लेटर्स को एनवलप में जमाया जा सकता है ताकि एक भी राइट एनवलप में ना जाए। तो यानी 5 के पांचों को डीअरेंज करना है। 5 चीजों को डीअरेंज करने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली एक लेटर राइट एनवलप में जाए तो ठीक है। एक लेटर को राइट एनवलप में भेजना है, 5 में से एक लेटर चुनो, उसको सही एनवलप में डाल दो। 5 में से एक लेटर चुनने का तरीका 5C1, सही एनवलप में डालने का तरीका एक ही है।
बचे हुए 4 लेटर को डीअरेंज करना है, तो बचे हुए 4 लेटर को डीअरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली 2 राइट एनवेलप में जाएं, तो 5 में से 2 लेटर चुनो, उनको सही एनवेलप में डालो। सही एनवेलप में डालने का एक ही तरीका है, उसका एक फिक्स्ड एनवेलप है। बाकी 3 लेटर को डीअरेंज करना है। 3 को डीअरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल। 3 लेटर सही एनवेलप में जाएं, तो 5 में से 3 लेटर चुन लीजिए, उनको अरेंज कर दीजिए। बाकी 2 लेटर को डीअरेंज कर दीजिए। 2 लेटर को डीअरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल। एन चीजों को डीअरेंज करने का तरीका डीएन होता है, डीएन से डिनोट करते हैं, और उसका ये फॉर्मूला होता है, दिस इज नोन एज डी अरेंजमेंट, गलत अरेंजमेंट। कॉपी करिए, सुनिए ध्यान से। डी अरेंजमेंट में ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n 2 या 2 से बड़ा होगा। अरे गलत अरेंज करने के लिए कम से कम 2 चीजें तो चाहिए ताकि अदला बदली कर दो उनको। एक अकेली चीज गलत अरेंज होगी ही नहीं। ओके, ये हो गया डी अरेंजमेंट का कंसेप्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। डी अरेंजमेंट के बाद अब मैं बात करूंगा ग्रिड प्रॉब्लम्स की। ध्यान से देखेंगे ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है। अभी आरएमओ में संडे को हुआ, उसमें टेस्ट में क्वेश्चन भी आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। खैर उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आईटी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ग्रिड प्रॉब्लम समझे। ग्रिड प्रॉब्लम में क्या है, आपको एक ग्रिड दे रखी होगी। ध्यान से सुने, ग्रिड प्रॉब्लम के अंदर आपको ऐसे एक ग्रिड दे रखी होगी, ये लीजिए, और आपसे बोला जाएगा कि एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, मान लीजिए 0,0 पर है, और वो या तो केवल हॉरिजॉन्टल चलता है या वर्टिकल ऊपर चलता है। ऐसे पीछे नहीं आ पाएगा, ये नहीं कि ऐसे गोल गोल घूमे ही जा रहा, नहीं। तो वो कितने तरीकों से 0,0 से 1 2 3 4 1 2 3 कितने तरीकों से वो 0,0 से 4,3 पर पहुंच सकता है। ट्रेवलिंग ओनली आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखो बहुत तरीके होंगे। कैसे? पहले पूरा हॉरिजॉन्टल चल के फिर वर्टिकल चल ले, यानी चारों एच चल के तीनों वी चल ले, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, या पहले पूरा वर्टिकल चल के फिर हॉरिजॉन्टल चल ले, यानी वी 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 फिर 4 बार एच चल ले, या 2 वर्टिकल चल ले फिर 4 हॉरिजॉन्टल चल ले फिर वर्टिकल चल ले, 2 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल चल ले। ऐसे बहुत सारे तरीके हो पाएंगे, लेकिन ध्यान दें इस और इसके बीच में दूरी कितनी है। 0,0 और 4,3 के बीच की दूरी है 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल स्टेप्स की। तो 0,0 से 4,3 पहुंचने के उतने ही तरीके होंगे जितने प्रकार से आप 4H और 3V को जमा पाएंगे। देखो 4H और 3V को जमाने के कुछ तरीके लिखे गए हैं। H H H H V V V जमा दो, HV HV VV H H। जितने प्रकार से आप 4H और 3V को जमाओगे, उनको जमाने का हर एक तरीका आपको यहां से यहां चलने का एक तरीका देगा। बिकॉज यहां से यहां का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, यहां से यहां की जो रिलेटिव दूरी है, वो 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल की है। तो चल कैसे भी सकते हो, यानी इस बात को यूं समझो कि आपको 4H गिवन है और 3V गिवन है, इनको रख कैसे भी सकते हो। तो 4H और 3V को जमाने के टोटल तरीके होंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 0,0 से 4,3 तक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके जाने के टोटल इतने तरीके होंगे। जितने तरीकों से आप 4H और 3V को जमा पाओगे, उतने ही तरीकों से 0,0 से 4,3 तक पहुंच पाओगे। 4H और 3V को जमाने का हर एक तरीका आपको 0,0 से
4,3 तक पहुंचने का एक तरीका देता है। इस बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे? यह देखिए कि नंबर ऑफ वेज टू मूव m horizontal step, number of ways to move n horizontal steps and n vertical steps will be m horizontal step और n vertical step चलने के कितने तरीके होंगे? m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। टोटल m प्लस n चीजें हैं जिनमें m हॉरिजॉन्टल m h हैं और n वर्टिकल n v हैं। तो m प्लस n चीजों को टोटल जमाने का तरीका m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इतने तरीकों से आप m हॉरिजॉन्टल और n वर्टिकल चीजों को जमा सकते हैं, या यूं कहिए इतने तरीकों से m हॉरिजॉन्टल और n वर्टिकल स्टेप्स चले जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछता है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन रीच फ्रॉम 1,2 to 8,9? कितने तरीकों से कोई व्यक्ति 1,2 से 8,9 पहुंच सकता है? ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी ऑफ these pass through 6,7। आइए पहला हिस्सा क्वेश्चन का कहता है कितने प्रकार से आप 1,2 से 8,9 जा सकते हैं। अब देखो 8 में से 1 गए तो 7 हॉरिजॉन्टल स्टेप, 9 में से 2 गए तो 7 वर्टिकल स्टेप। तो 7 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल स्टेप चलने के तरीके हैं 14 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो इतने तरीकों से आप 1,2 से 8,9 पहुंच सकते हैं। यहीं पर अगर कोई पूछ रहा है नेक्स्ट कि कितने रास्ते 6,7 से होकर गुजरेंगे, कोई नहीं, पहले 1,2 से 6,7 पहुंच जाओ, फिर 6,7 से 8,9 पहुंच जाओ। 1,2 से 6,7 पहुंचने के लिए 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल चलने हैं, और 8 और 9 पहुंचने के लिए 8 में से 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल चलने हैं। तो 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल चलने के तरीके 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू, उसके बाद 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल चलने के लिए 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इतने टोटल रास्ते होंगे 1,2 से 8,9 जाने के जो 6,7 से निकलेंगे, और इतने टोटल रास्ते होंगे 1,2 से 8,9 जाने के। कॉपी करिए।